कि कहानी है आज से करीब 400 साल पहले की। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर बसे पोंटा कस्बे में मुगलिया सल्तनत का सेनापति सरदार अब्दुल कादिर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जश्न में डूबा हुआ था। सहारनपुर रियासत को रौंदने के बाद उसके हौसले बुलंद थे। उसने वहीं से सिरमौर के राजा को शाही फरमान भिजवा दिया था कि या तो वो मुगल बादशाह शाह आलम की सरपरस्ती मंजूर कर ले या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहे। सिरमौर के राजा का कोई जवाब अब तक नहीं आया था। ऐसे में सरदार अब्दुल कादिर रोहिल्ला ने सिरमौर पर हमले का मन बना लिया। देर रात तक अपनी सिपह सालारों के साथ उसने सिरमौर पर हमले की रणनीति बनाई और फिर अपने शिविर में सोने चला गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे एहसास हुआ उसके सिरहाने के पास कोई है। उसने आंख खोली और जैसे ही अपने अंगरक्षकों को आवाज देने की कोशिश की, एक धारदार तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी हत्या करने वाले उस हमलावर ने अब्दुल कादिर का सिर एक थैले में डाला और शिविर से बाहर निकल गया। बाहर खड़े अंगरक्षकों पर भी ये हमलावर और इसके साथी कहर बनकर टूट पड़े। कुछ ही देर में सैकड़ों मुगल सिपाहियों के सिर पोंटा की जमीन पर बिखरे पड़े थे। जो बच गए वो इतिहास के इस खूनी संघर्ष की कहानी सुनाने दिल्ली सल्तनत की तरफ भागे। इधर सिरमौर में जो राजा अभी कुछ ही घंटे पहले अपनी रियासत बचाने के लिए चिंतित था, उसकी सारी चिंताएं अब जश्न में बदल चुकी थी। उसे धमकी देने वाले का कटा हुआ सर उसके सामने लाकर रख दिया गया था और इस असंभव को संभव कर दिखाया था जौनसार इलाके के नंतराम नेगी ने। वही जौनसार जिसके इतिहास में कई वीर योद्धाओं के नाम और कई स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं दर्ज है। जौनसार उत्तराखंड का वो क्षेत्र है जो न केवल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, तहजीब और वीरता के लिए भी विशिष्ट पहचान बनाता है। लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं की तुलना में इस क्षेत्र और यहाँ की विभूतियों पर कम ही चर्चा हुई है। आज हम आपको जौनसार की ऐसी ही कुछ अमर विभूतियों से परिचित करवाते हुए ले चलेंगे इतिहास की एक यात्रा पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का कार्यक्रम डांडी घाट। आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जौनसार की भौगोलिक रूपरेखा समझ लेते हैं। जौनसार यमुना नदी और टॉन्स नदी के बीच स्थित बड़े भूभाग को कहते हैं। इसमें जौन बना है जमुना से। जौन यानी जमुना के एक छोर पर बसता इलाका जौनसार कहलाया और जमुना के पार का इलाका जौनपार, जो कि कालांतर में जौनपुर हो गया। इसी तरह पावर नदी के कारण बावर शब्द बना और ये पूरा क्षेत्र जौनसार बावर कहलाने लगा। इस क्षेत्र में स्थित चक्राता और कालसी प्राचीन भारत के दो प्रमुख नगर रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार चक्राता कभी एक चक्रा नगर और कालसी कालकूट, कालशैल या कालेश्वर नाम से जाना जाता था। वर्तमान जौनसार प्राचीन कुलिंद रियासत का हिस्सा था। ये रियासत मौर्य वंश तक संपन्नता के साथ अस्तित्व में रही है। इसे जौनसार की भूमि में 18वीं सदी में एक प्रतापी योद्धा हुए नंतराम नेगी। लेखक बारू चौहान और डॉक्टर राजकुमारी चौहान अपनी किताब जौनसार बावर की दिवंगत विभूतियों में लिखते हैं कि देहरादून से लगभग 65 किलोमीटर विकासनगर क्वानू मार्ग पर मौजूद मलेथा गांव के एक किसान परिवार में नंतराम नेगी का जन्म हुआ था। बचपन में ही मां की मौत हो जाने के कारण पिता लाल सिंह ने उनका पालन पोषण किया। उनके दो अन्य भाई अजब सिंह और सबल सिंह थे, लेकिन नंतराम की निर्भय और साहसिक प्रवृत्ति को देखकर पिता ने उन्हें सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की सेना में भर्ती करा दिया। तब जौनसार बावर परगना सिरमौर रियासत में होता था। जल्दी नंतराम अपने पराक्रम के चलते पूरी सेना में चर्चा का केंद्र बन गए और राजा की नजर में आए। इसी दौरान एक बड़ी आपदा रियासत के सामने आ खड़ी हुई। हुआ यूं कि सन 1881 में मुगल सरदार अब्दुल कादिर रोहिल्ला ने सहारनपुर को रौंद दिया। अब उसकी मंशा सिरमौर पर हमला कर इस पहाड़ी राज्य को मुगलों के अधीन लाने की थी। उसने सिरमौर पर हमला करने से पहले पोंटा के निकट बादशाही बाग में डेरा डाल दिया। सिरमौर राज्य की तत्कालीन राजधानी वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर नाहन में थी। अब्दुल कादिर की इस मंशा को जानकर सिरमौर राजा डर गए, क्योंकि विशाल मुगल सेना का मुकाबला करना इस छोटी सी रियासत के लिए असंभव था। इसे चिंता में डूबे राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और मुगलों का आक्रमण रोकने के लिए किसी योद्धा का नाम सुझाने को कहा। उस समय नंतराम नेगी राज्य भर में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन वो एक महीने की छुट्टी पर अपने गाँव मलेथा गए हुए थे। ऐसे में राजा ने भूप सिंह नाम के सैनिक को पत्र लिखकर उनके पास भेजा। राजा का संदेश मिलते ही नंतराम ने अपने बुजुर्ग पिता और नवविवाहिता पत्नी से विदा ली और नाहन के लिए चल दिए। लेखक बारू चौहान और डॉक्टर राजकुमारी चौहान लिखते हैं कि राजा और नंतराम नेगी की मुलाकात बड़ी रोमांचक रही। राजा ने उनके युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले ये ताकीद कर दी कि वो एक बड़ी शाही सेना से लड़ने जा रहे हैं, लिहाजा ये कदम जानलेवा भी हो सकता है। इस पर नंतराम मुस्कुरा भर दिए। राजा ने उन्हें सेनापति नियुक्त किया और शाही घोड़े तथा तलवार से सुसज्जित कर रवाना किया।
लेकिन इस रवानगी के दौरान राजा ने ये चुनौती भी व्यक्त की कि अगर वो मुगल सरदार अब्दुल कादिर को मारकर उसका सिर ले आए तो फिर क्या ही कहना। नंदराम ने हुंकार भरते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर राजा से विदा ली। सेनापति नंदराम इस बात पर भी अत्यधिक उत्साह में थे कि राजा जिस तलवार और शाही घोड़े से खुद लड़ते थे वो उन्होंने नंदराम को सौंप दिए थे। राजमहल से भूप सिंह समेत कई प्रशिक्षित सैनिकों को साथ लेकर नंदराम ने पोंटा से कुछ पहले कटासन मंदिर में मां भवानी के दर्शन किए। उसके बाद अपना हुलिया बदल कर वो बड़े गोपनीय तरीके से मुगल शिविर में घुसे और सारी जानकारी इकट्ठा की। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में अत्याचारी मुगलों द्वारा किए गए विनाश को देखकर उनका आक्रोश और भी बढ़ गया। इधर मुगल सरदार इस मद में चूर था कि छोटा सा राज्य सिरमौर का भला कौन सा योद्धा उसके शिविर में आ सकता है। उसे क्या पता था कि नंदराम नेगी आज उसका काल बनकर आ रहा है। मुगल सैनिक बेस बेफिक्री में बेसुध पड़े थे। नंदराम सीधा अब्दुल कादिर के कक्ष में दाखिल हुए। उसे सोता हुआ देखकर उन्हें अपना वचन याद आया। उन्होंने अब्दुल कादिर को जगाया और उसके जागते ही एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके वीर सैनिक भी मुगलों पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले को जब तक मुगल सेना भाप पाती उससे पहले ही नंदराम के सैनिकों ने कोहराम मचा दिया था। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। उन्हें जब पता चला कि उनके सरदार की हत्या हो गई है तो पूरी मुगल सेना पीछे हट गई। जब राजा को इस विजय का समाचार मिला तो वो भी उत्साहित होकर नाहन के लिए चल दिए। रास्ते में ही राजा और नंदराम की मुलाकात हो गई। उन्होंने मुगल सरदार का रक्त रंजित सिर थैले से निकालकर राजा के चरणों में रख दिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने नंदराम को गले लगाया और गुलदार की उपाधि से सम्मानित किया। इसके साथ ही उपहार में 3 जागीर उन्होंने नंदराम को दी। ये जागीर मराड़ और स्यासू में है, जो क्षेत्र अब हिमाचल प्रदेश में आता है। तीसरी जागीर कालसी उत्तराखंड में है। मलेथा गांव में आज भी नंदराम नेगी के हथियार सुरक्षित है और हर साल विजयदशमी पर बड़ी धूमधाम से उनकी पूजा होती है। नंदराम नेगी की घटना से लगभग 200 साल बाद इतिहास फिर से दोहराने वाला था, लेकिन इस बार दुश्मन मुगलिया सल्तनत नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत थी। ये कहानी है जौनसार बावर के केसरी चंद की। केसरी चंद कालसी विकास खंड के क्यावा गाँव के रहने वाले थे। इतिहासकार बारू चौहान और डॉक्टर राजकुमारी चौहान बताते हैं कि केसरी चंद का जन्म क्यावा गांव में 1 नवंबर 1920 को हुआ था। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म असहनीय हो गए थे। इन्हीं जुल्मों के कारण गुलाम भारतीयों के जहन में राजनीतिक जागरूकता भी आ रही थी। केसरी चंद के पिता का नाम पंडित शिवदत्त था और माता का नाम रायबेली था। केसरी इनके सबसे छोटे पुत्र थे। केसरी चंद का बचपन तमाम उलझनों में बीता था। उनकी माँ का स्वर्गवास उनके जन्म के 6 महीने बाद ही हो गया था। ऐसे में उनके पिता ने स्वयं ही उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला पोसा और निश्चय किया कि वो अपने बेटे को एक बड़ा अधिकारी बनाएंगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने केसरी चंद को शिक्षा के लिए गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर चौहटपुर कस्बे भेजा। चौहटपुर वही जगह है जिसे आज विकास नगर कहा जाता है। अपनी शुरुआती शिक्षा विकास नगर में पाने के बाद केसरी चंद उच्च शिक्षा के लिए डीएवी कॉलेज देहरादून आ गए। यहाँ अपनी पढ़ाई के दौरान केसरी चंद फुटबॉल और वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रहे। डॉक्टर चौहान अपनी किताब में लिखते हैं कि ठाणा डांडा में हर साल लगने वाले मेले में एक बार एक अंग्रेज ने जौनसारी युवती के साथ अभद्रता कर दी। मेले में अंग्रेज फौजियों का जमावड़ा था, लेकिन केसरी चंद को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए उस अंग्रेज की जमकर पिटाई कर दी। गुलाम भारत में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था कि कोई जौनसारी या कोई भी आम भारतीय किसी अंग्रेज की पिटाई कर सकता है। इस घटना से आसपास दहशत में भगदड़ मच गई, लेकिन अब स्थानीय लोग भी प्रतिरोध में उतर आए, लिहाजा अंग्रेजों को वहां से हटना पड़ा। इसी प्रकार एक घटना का उल्लेख शहीद केसरी चंद के भाई ने अपने एक स्मरण में किया है। वो लिखते हैं कि छटेऊ गांव में हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ सत्यनारायण कथा का आयोजन था। जौनसार बावर के रीति रिवाज के अनुसार वे रिश्तेदार छानी से अपनी भैंसों का दूध काट के एक बड़े बर्तन, जिसे स्थानीय बोली में कठिया कहते हैं, छटेऊ ले जा रहे थे। फिर वो कांडी में वे कुछ ग्वालों के पास बैठ गए। केसरी चंद भी उस दिन गाय चुगाने के लिए बिरमो कांडी में थे। इसी बीच चक्राता से मसूरी की तरफ पैदल मार्च करते हुए अंग्रेजों की फौजी टुकड़ी वहां से गुजरी। उनमें से एक फौजी ने केसरी चंद के भाई के दूध के बर्तन को लात मार कर गिरा दिया और अट्टहास करने लगा। केसरी चंद ने आओ देखा न ताओ और उस अंग्रेज पर टूट पड़े। केसरी चंद का गुस्सा देखकर पिट रहे अंग्रेज अधिकारी का कोई भी सिपाही उसे बचाने नहीं आया। हालांकि ये भी लगता है कि बर्तन पर लात मारने की हरकत अंग्रेज सिपाहियों को भी पसंद नहीं आई थी। वक्त बीता और केसरी चंद 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। उन्होंने उसी साल यानी 1941 में फिरोजपुर में वाइसराय कमीशन ऑफिसर का कोर्स भी पूरा कर लिया। इन्हीं दिनों द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर चल रहा था। 29 अक्टूबर 1941 को इन्हें मलाया में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया।
जहां वो 7 नवंबर 1941 को पहुंचे। इसके अगले ही महीने 27 दिसंबर 1941 के दिन इस साहसी युवक को सूबेदार के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। युद्ध के मोर्चे पर 15 फरवरी सन 1942 को जापानी फौज द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" से प्रभावित होकर वीर केसरी चंद अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। यहाँ भी उनके साहस, पराक्रम और जोखिम उठाने की क्षमता को देखकर उन्हें कठिन से कठिन कार्य सौंपे गए। आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़ते हुए इम्फाल के मोर्चे पर पुल उड़ाने के प्रयास के दौरान उन्हें ब्रिटिश फौज ने पकड़ लिया और सजा देते हुए दिल्ली जेल में भेज दिया गया। आर्मी एक्ट की दफा 41 और भारतीय दंड संहिता की दफा 121 के तहत ब्रिटिश राज्य के खिलाफ युद्ध करने के आरोप में उनके खिलाफ लाल किले में जनरल कोर्ट मार्शल चलाया गया। 3 फरवरी 1945 को जनरल सीजे ऑचिनलेक ने उनको मृत्युदंड की सजा देने की पुष्टि की। मौत की सजा मिलने के बाद जब उनसे मिलने उनके पिता, बड़े भाई और नजदीकी रिश्तेदार जेल पहुंचे तो उन्होंने सभी रिश्तेदारों से 2 टूक कह दिया कि वो आंसू बहाने की बजाय गौरव का अनुभव करे कि मुझे देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने का सम्मान मिला है। मात्र 24 साल 6 महीने की अल्पायु में इस महान देशभक्त को 3 मई 1945 की सुबह दिल्ली जिला जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लेकिन उनकी शहादत और उनकी वीरता का इतिहास आने वाली तमाम पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। हमारे सहयोगी मनमीत की लिखी स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहाड़ से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहे 12 मास।